नमस्कार, लेट्स टॉक में आपका स्वागत करता हूं मैं अर्पित श्रीवास्तव। लेट्स टॉक के इस एपिसोड में टॉपिक है लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग के इस बृहद टॉपिक को हम लोग कई सेशंस, कई एपिसोड में शूट करेंगे, जहां हम आपके लिए लेके आएंगे फ्रेंच एक्सपर्ट, जर्मन एक्सपर्ट। आज की हमारी इस कड़ी में हमारे साथ हैं एन इंग्लिश एक्सपर्ट मिस्टर मनीष मल्होत्रा जी, जो पिछले 2 दशकों से अमेरिकन सेंटर फॉर लैंग्वेजेस से जुड़े हुए हैं और लैंग्वेज लर्निंग में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत का ये सेशन। नमस्कार मनीष जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका लेट्स टॉक में। बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मनीष जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन और आप खुद 2 दशकों से लैंग्वेज लर्निंग की ट्रेनिंग में, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन 2 दशकों से क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और उसने कैसे ऐड किया है लैंग्वेज लर्निंग में। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि फ्यूचर में आपका क्या विजन है, कैसे लेके चल रहे हैं आप इस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जैसे कि आप जानते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ACL है, ACL एजुकेशन, और पिछले 26 ईयर से जब से ACL एग्जिस्टेंस में आया है, तो हमने अराउंड टिल डेट समवेयर अराउंड 86 to 87,000 स्टूडेंट्स को पास आउट किया है। एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर ACL फैमिली। हमारे यहाँ पर्सनालिटी ग्रूमिंग, स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग, accent neutralization, interview training and personality transformation, इस तरह की सर्विसेज हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं जी। एंड जहां तक मैं बात करूं ACL की फैमिली की, ACL स्टूडेंट्स फैमिली की, तो वो हर वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं। वो प्रोफेशनल्स हैं, वो नॉन प्रोफेशनल हैं, स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, होम मेकर्स हैं, वर्किंग वेमेन हैं, ऑल काइंड ऑफ पीपल अंडर वन रूफ। एंड बाय एंड लार्ज अगर मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट अब्रॉड और इंडिया में काफ़ी जगहों पे वेल प्लेस्ड हैं हमारे स्टूडेंट्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट ACL को देते हैं अपनी सक्सेस का, और वो बहुत ही हम्बल हैं और वो ACL से बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। दैट हैज़ बीन आवर अचीवमेंट टिल डेट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ACL। एंड और हमारी फैमिली ग्रो हो रही है। We are in some cities in India also. In India we have some branches. Along with that, हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस भी अब हम लोग परसू कर रहे हैं, एंड उसमें भी काफी डेवलपमेंट्स नजर आएंगे आने वाले फ्यूचर। बहुत उम्दा सर, बहुत उम्दा। सर, जैसे अभी आपने हम लोगों को बताया कि आपके स्टूडेंट्स बहुत डिफरेंट और बहुत वर्सटाइल बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपने बताया कि दे आर ऑल प्राउड ऑफ यू, लेकिन सारे स्टूडेंट्स का डिफरेंट और वर्सटाइल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी आपका प्रोग्राम उन लोग को कैसे केटर करता है? उन लोग की जरूरतें, उन लोग की क्षमताएं सब कुछ अलग है, तो आपका एक प्रोग्राम, एक मॉड्यूल उन लोग को कैसे केटर करता है, ये बताइए सर। ओके, मैं आपके सवाल को एक एग्जाम्पल से रिलेट करना चाहूंगा जी। जैसे अगर हमें गिटार बजाना सीखना है, सो ऐसे मान के चलते हैं कि एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक उन्हें भी गिटार बजाना सीखना है, एक होम मेकर, उन्हें भी गिटार बजाना सीखना है, एक 11th या 12th पास आउट स्टूडेंट, उसे भी गिटार बजाना सीखना है, और डेफिनेटली एक गांव या देहात से आया व्यक्ति है, उसको भी गिटार बजाना सीखना है। नाउ यहाँ पे तो हमें एग्री करना पड़ेगा कि चारों की ग्रास्पिंग पावर अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल, उनकी लर्निंग स्किल्स अलग अलग हो सकते हैं, कोई फास्ट हो सकता है, कोई मीडियोकर हो सकता है, कोई स्लो हो सकता है। बट हम इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि गिटार लर्निंग के लिए कुछ बेसिक स्किल्स इन चारों में सेम होने चाहिए। बिल्कुल इसी को लैंग्वेज से अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग भी अपने आप में एक स्किल है। दैट मीन्स हमारे यहाँ जो मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल में बेसिकली हम जो सेंट्रिक रहते हैं, वो सारा कोर्स इसी बात पे सेंट्रिक रहता है कि कुछ बेसिक्स जो हैं वो हम सबको चाहिए। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, जहां हम बात करते हैं ग्रामर की। कई लोग मानते हैं, और ऐसा सही भी है, कि बोलते समय हमें इंग्लिश ग्रामर की जरूरत नहीं होती या व्याकरण की जरूरत नहीं होती। हाँ, हमें बुकिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की जो ग्रामर होती है उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन हमें स्पोकन इंग्लिश की कुछ बेसिक ग्रामर की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी भी हमारा, आप जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेज है, वो हम सुन के, रिपीट करके
अपना बोलचाल में ले आते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा कोर्स मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल सभी की रिक्वायरमेंट्स को केटर करता है, उसके बाद उसके अंदर इंटरनल क्राइटेरियाज हैं, उनका सब डिविजन है एज पर द लेवल ऑफ अ स्टूडेंट। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाते हैं और उनको उसी की जो उनकी कमियां हैं, जो पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग है, उसके ऊपर रिलेंटलेस प्रैक्टिस दी जाती है। और हम कह सकते हैं कि द मदर ऑफ ऑल लर्निंग इज प्रैक्टिस। सो जितनी बार हम रिपीट करेंगे उतने बेहतर होते जाएंगे। तो ये जितने भी हमारे यहाँ वेरिड वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि उनका सब डिविजन के बाद उनका पूरा ख्याल रखा जाता है और उनको इनफैक्ट हर लेवल पे सेटिस्फैक्शन दिया जाता है। और मैं ये भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि रिजल्ट सबके डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि सबका इनिशियल लेवल भी डिफरेंट था और उसके बाद भी। लेकिन अगर हम इस स्किल को लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो गाइडेड और बताए हुए तरीके हैं, सो नो डाउट इस स्किल को आप बहुत अच्छे से बेहतर कर सकते हैं। और शायद हमारा जो सक्सेस रेट है, मैं विदाउट बीइंग बोस्टफुल कहूंगा, अराउंड 85 to 87% है, और जो कि अपने आप में एक काफी बेहतर अचीवमेंट है। नहीं, बिल्कुल सर, और ACL इज अ नेम। तो सर एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं कि अभी आपने मेंशन भी किया कि रिजल्ट सबके अलग हो सकते हैं। तो आपका एक कोर्स है जो 3 महीने का है, 4 महीने का है, फिर आप स्टूडेंट्स के साथ और भी काफी प्रैक्टिसेस करते हैं। लेकिन जब एक स्टूडेंट एक जगह एडमिशन लेता है किसी कोर्स में और वहीं उसका फ्रेंड या वहीं कोई मिला हुआ एक और स्टूडेंट भी एडमिशन लेता है, तो दोनों को लगता है कि हम दोनों के रिजल्ट सेम होंगे। उस कोर्स के बाद दोनों फ्लुएंट स्पीकर होंगे, दोनों एक स्टेज पे होंगे, और जब उन दोनों के रिजल्ट में एक फर्क आता है तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी होता है। तो हाउ डू यू डील विद दैट? कैसे आप स्टूडेंट्स को इस चीज के लिए तैयार करते हैं? क्योंकि सबकी क्षमताएं अलग है, पीछे का बैकग्राउंड बहुत अलग है, तो इट इज पॉसिबल, लेकिन इस चीज को आप कैसे हैंडल करते हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। डेफिनेटली कई बार ऐसा हमारे यहाँ होता है कि भाई बहन एक साथ ज्वाइन करते हैं, 2 फ्रेंड्स एक साथ ज्वाइन करते हैं, इवन मदर एंड सन या मदर एंड डॉटर ज्वाइन करते हैं। Oh, really good. अब दोनों की एजुकेशन अलग है। पेरेंट्स की हमेशा से ख्वाहिश रहती है कि उनके बच्चे उनसे बेहतर बने, तो उस समय वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पर अब अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल आता है मोटिवेशन का और राइट डायरेक्शन का। हम यहाँ पे अपने कोर्स प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स को लगातार मोटिवेट करते हैं और हम सबसे पहले उनके अंदर वो कंपैरिजन भी हटाते हैं कि आप एक दूसरे से कंपेयर करके नहीं, मतलब एक दूसरे से एस्पायर होके, एक दूसरे से इंस्पायर होके आगे बढ़ सकते हैं। सिमिलरली मदर एंड डॉटर के केस में अगर डॉटर का लेवल ऑफ इंग्लिश अच्छा है और मदर का उतना अच्छा नहीं है, तो वो दोनों को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, एक्टिवली या पैसिवली समझाया जाता है। और अगेन वहां पे वही स्किल्स काम आते हैं, अनुभव काम आता है, क्योंकि हम उनकी मनोदशा पहचान सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा होगा, वो किस थॉट प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं। और जब हम चीजों को स्टूडेंट्स तक गाइड करते हैं, तो कई स्टूडेंट्स हमेशा तैयार होते हैं कि नहीं, वी हैव चेंज्ड अ लॉट, हमें और भी अपने आप को चेंज करना है। एंड शायद काफी हद तक वो जो एक दूसरे से कंपैरिजन की वजह से हमें दुख मिलता है, वो काफी हद तक खत्म हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, इफ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू समवन, यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ, आप अपनी खुद की बेइज्जती कर रहे हैं। बिल्कुल। तो शायद चाहे वो 2 फ्रेंड्स एक जैसे हों और उनकी एक्सपेक्टेशंस एक जैसी हो, और हो सकता है उनकी डिलीवरेबल सेम ना हो, और वो हमेशा सेटिस्फाइड होके ही बाहर जाते हैं। और हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ओपन मौका देते हैं कि आप दोबारा हमारे यहाँ क्लासेस को ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस करिए, और उसमें कोई चार्जेस नहीं है। जी जी, that is one of the best gifts ACL can give no, to its that is audience. really good, that is really good, that is really good। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब 26 साल का अनुभव होता है और इतना डेडिकेशन होता है, तो आप नब्ज पकड़ते हैं स्टूडेंट्स की, और शायद वहां पर आप मोटिवेट कर पाते हो स्टूडेंट्स को। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि फॉरेन लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं तो हम बहुत हद तक कोशिश करते हैं उसे अपनाने की, लेकिन आपको क्या लगता है कि इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद आप क्या महसूस करते हैं कि एक नेटिव स्पीकर जो है, जिसकी अपनी लैंग्वेज है, और एक जब हम फॉरेन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं, उसे सीखते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं एक डिफरेंस रह ही जाता है कि वी कैन रीच अप टू दैट स्टेज कि वो हमें अपनी लगने लगे, वी कैन गेट दैट मच कंफर्टेबल विद दैट? आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं कहूँ, ये जो इंग्लिश है,
ये डेफिनेटली हम सबकी सेकंड लैंग्वेज है और हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है। और अगर कर्नाटक की बात करें या साउथ इंडिया की बात करें तो तेलुगु हो गई या फिर तमिल हो गई, ये उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है और उसके बाद दूसरी लैंग्वेजेस आती हैं। तो क्वेश्चन ये है, इवन मेरे भी कई ऐसे जानकार हैं और आपके भी कई ऐसे जानकार होंगे जो हिंदी बोलने में उतने कंफर्टेबल नहीं है जितने वो इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल। जी 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 जी। हुआ क्या, उन्होंने शुरू से इंग्लिश को खूब ज्यादा सुना, इंग्लिश को खूब ज्यादा वॉच किया और आसपास अपने सर्कल में सबसे ज्यादा इंग्लिश को बोला, तो वो अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो गए। इसको अगर मैं बेसिक आपसे कहूं, आज की यूथ को आप देखें, हिंदी हो या इंग्लिश, आप उनसे एक पेज लिखवाइए, वो उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उनसे मैसेज टाइप कराइए, वो इवन सामने देख के ऐसे भी मैसेज टाइप करेंगे। दे आर सो गुड। हाउ? उन्होंने उस चीज पे प्रैक्टिस की है, राइट? उन्होंने उस स्किल को प्रैक्टिस किया है। सिमिलरली अगर हम एक लैंग्वेज के इन 3 चीजों पे बहुत कॉमनली फोकस करें, पहला उसकी स्पीकिंग पे, दूसरा उसकी लिसनिंग पे और तीसरा उसकी इनफैक्ट रीडिंग पे, तो अगर ये तीनों चीजें हम अपने बोलने में या अपने लैंग्वेज लर्निंग में डाल लें तो डेफिनेटली वो सेकंड लैंग्वेज धीरे धीरे फर्स्ट लैंग्वेज की जगह लेने लगती है और हम उस लैंग्वेज में उतना ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे बोलना है नींबू निचोड़ दो, राइट? सो मेरे मुंह से अपने आप निकलेगा स्क्वीज द लेमन। मेरे को नींबू निचोड़ना वर्ड उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, राइट? अब जैसे पैन हो गया, अगर मुझे पता है तवा ग्रिडल है तो मैं उसे ग्रिडल ही कॉमनली देखना शुरू कर दूंगा। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या हम उस लैंग्वेज को एक बिल्कुल नेटिव स्पीकर की तरह बोल सकते हैं? हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं हम बिल्कुल बोल सकते हैं, हम उतने ही कंफर्टेबल हो सकते हैं, बट वो भी आपसे आपका टाइम और एनर्जी डिमांड करता है और आपका फोकस डिमांड करता है। 2 घंटा, 1.5 घंटा या 2.5 घंटे के सेशंस के बाद अगर हम उसको बिल्कुल दिमाग से हटा दें, हम क्यों ना रिलेट करना अगर उसे शुरू कर दें। शायद यही हम अपने स्टूडेंट्स में काफी हद तक इंस्टिल करते हैं, जिससे वो बाहर निकलने के बाद भी उन चीजों को देखना शुरू करते हैं। उनके पास बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं चीजों से रिलेटेड। सो अगर हम लैंग्वेज को इस तरीके से लेके चलेंगे, आप बिल्कुल उसमें कंफर्टेबल हो सकते हैं और वो डेफिनेटली आपकी फर्स्ट लैंग्वेज की तरह, बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स की तरह कंफर्टेबली बोल सकते हैं। नहीं, बहुत उम्दा सर। और जिस तरह का कॉन्फिडेंस मुझे आपके जवाब में दिखा, शायद यही कॉन्फिडेंस आप इम्पार्ट करते होंगे अपने स्टूडेंट्स में। यहाँ पर सर एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि हो सकता है किसी को ग्रामर बहुत अच्छी आती हो, सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छा हो और लैंग्वेज पे होल्ड अच्छा हो, लेकिन एक चीज होती है मदर टंग इन्फ्लुएंस। वो अगर उड़ीसा से आता है, कोलकाता से आता है या बिहार से आता है और जिसका न्यूट्रल एक्सेंट नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि उसका कितना प्रभाव पड़ता है और उससे क्या छुटकारा पाया जा सकता है? किस तरीके की टेक्निक्स होती हैं? हाउ डू यू वर्क ऑन दैट? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके, इट इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ये लैंग्वेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इसको टेक्निकल टर्म्स में MTI कहते हैं, दैट इज मदर टंग इन्फ्लुएंस प्रॉब्लम, या फिर RTI, दैट इज रीजनल टंग इन्फ्लुएंस प्रॉब्लम। आप देखेंगे कई लोगों को इवन हिंदी में भी वो बोलते टाइम, जो उनका बैकग्राउंड रहा है, मान लो वो गांव या देहात से हैं, तो उन्हें कभी स एंड श के बीच में डिफरेंस बताया ही नहीं गया। तो अगर वो बोलते हैं हम परेशान हो रहे हैं, शाम को मिलेंगे, दैट मीन्स शाम को और मैं परेशान हो रहा हूं में स एंड श का डिफरेंस है। अब यही इन्फ्लुएंस उठ के इंग्लिश में इंग्लिश बन जाता है, शी में सी बन जाता है, सी शुड गो। तो डेफिनेटली जब हम इस तरीके से लैंग्वेज को बोलेंगे तो ये भी एक हमारे कम्युनिकेटिव स्किल्स में एक रुकावट बनेगा। काम तो चल जाएगा और काम शायद परेशान और परेशान दोनों में ही चल रहा है जी। इस MTI को ये सिर्फ स एंड श तक ही नहीं रुकता, ये ज एंड ज की भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। जरूर, इज्जत, विच इज जरूर एंड इज्जत, ये बिल्कुल इंग्लिश में जब जाएगा तो बन जाएगा बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, जो कि होना चाहिए बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें अगेन ये को पार्टनरिंग में होता है। अगर हम एफर्ट्स कर रहे हैं, हमें भी अपने स्टूडेंट्स का उतना इन्वॉल्वमेंट चाहिए, राइट? उसके ईयर्स ने शुरू से स एंड श गलत सुना है, लेकिन अगर वो सजग है
और वो उस प्रैक्टिस को, इसी को तो एक्सेंट न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। आप एक्सेंट के अंदर उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हमने सुन सुन के ही तो अपनी टंग के मूवमेंट से ही उसको साइंस और गलत बोलना सीखा है, और जैसे गलत सीखा हम वैसे रिपीट करके उसे सही करना भी सीख सकते हैं। तो हमारे कोर्स मॉड्यूल्स के अंदर हम डेफिनेटली एमटीआई के ऊपर टंग ट्विस्टर्स, पर्सनल गाइडेंस के भी थ्रू स्टूडेंट्स को इम्प्रोवाइज करते हैं। समहाउ वो अगेन बाहर जाके उसकी जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे वो उतने पॉलिश्ड बन जाएंगे। उन्हें सजग भी रहना होगा, क्योंकि वॉइस की अशुद्धियों को मिटाने के लिए अलग से स्पीच थेरेपी होती है। अलग से स्पीच थेरेपी के अंदर वो अशुद्धियां ठीक की जाती हैं, स्टैमरिंग प्रॉब्लम और कई चीजें। बट समहाउ हम अपने ही उस एक एम्बिट में, एक सर्कल में इन सारी चीजों को भी स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं। पहला है अवेयरनेस, दूसरा है करेक्टनेस, और करेक्टनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। सो आरटीआई और एमटीआई ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली एक ऑब्स्टेकल हैं बोलते टाइम, बट ऐसा नहीं है कि ये रिमूव नहीं हो सकती। हमारे पास एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जिन्होंने खुद सजग होके, हाँ, गाइडलाइंस लेके उनको एकदम इम्प्रूव किया, और वो हो सकती हैं। नो, इट्स रियली गुड। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा सर, दो शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा हम लोग कर रहे हैं, और जब भी लैंग्वेज लर्निंग की बात होती है तो ये दो शब्द बहुत एनकाउंटर करते हैं हम लोग, वो है एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन। इन दोनों शब्दों के बीच में हमें डिफरेंस बताइए। क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं या अलग अलग हैं, और अलग है तो इन दोनों में फर्क क्या है, और इस तरीके से बनाइएगा कि एक बड़ी जनता इसको समझ सके। थैंक यू सो वेरी मच। ये क्वेश्चन मैं चाहता था मुझसे कोई पूछे, एंड थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया, एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा ऐसे सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं। प्रोनाउंसिएशन मीन्स किसी भी शब्द का उच्चारण। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं वर्ड है PIZZA, इसका उच्चारण होता है पिज्जा या फिर पिज्जा, जिसको हम कॉमनली मिस प्रोनाउंस करते हैं और पिज्जा कह के काम चलाते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछें कि पिज्जा एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, एक्सेंट क्या है? एक्सेंट एक्चुअली होता है किसी भी भाषा को बोलने का तरीका। आइए इसे अपनी रीजनल लैंग्वेज से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति पंजाब का है और वो यूपी की कैपिटल लखनऊ में आ जाता है, और वो जिस तरीके से बोल रहा है तो हमें उसकी भाषा थोड़ी अजीब लगेगी, हिंदी जो वो बोल रहा है, राइट? दैट मीन्स एक्चुअली जो उनकी हिंदी बोल रहे हैं वो, उसके अंदर कहीं ना कहीं पंजाबी एक्सेंट आ रहा है। एक्सेंट मीन्स उस लैंग्वेज को बोलने का तरीका। सिमिलरली साउथ इंडियंस को जब आप हिंदी बोलते हो सुनेंगे तो उनकी हिंदी थोड़ी अजीब लगेगी। वो अजीब क्यों लग रही है? क्योंकि उनकी रीजनल लैंग्वेज की थोड़ा प्रभाव उस पर आ रहा है, और वो बिल्कुल सुनने में, हाँ, वो एक्सेंट है। सिमिलरली अमेरिका एक कंट्री है, ब्रिटेन एक कंट्री है जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे एंड नंबर ऑफ कंट्रीज जिनमें इंग्लिश एक उनकी मदर टंग है। तो वहां पे जो बोलने का तरीका है उस तरीके को एक्सेंट कहते हैं। और ब्यूटीफुली एक एग्जाम्पल को समझें। आप हनी सिंह को देखेंगे, आप इवन कटरीना कैफ को देखेंगे, या फिर आप बादशाह को देखें, जब ये नॉर्मली बात कर रहे हैं हम उनके गाने सुनते हैं, लाइक कटरीना की मूवीज देखते हैं, बट जब ये हिंदी में बोल रहे हैं इनकी हिंदी एकदम क्लियर है। ये पंजाबी बोलते हैं, एकदम इनकी पंजाबी, मैं बादशाह और उसकी बात कर रहा हूँ, हनी की। और जब ये इंग्लिश बोलते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है एक फॉरेनर बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने वहीं रह के वही एक्सेंट सीखा है, उन्होंने सुना वही रिपीट किया। तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ व्हाट आर यू डूइंग, या मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, ये ट साउंड्स अमेरिका में या ब्रिटेन में बहुत सॉफ्ट साउंड्स बोली जाती हैं, तो वो व्हाट ट साउंड को उतना एम्फेटिकली नहीं बोलते, बोलेंगे व्हाट्स योर नेम, और हम शायद बोलना कंफर्टेबल होंगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम। ट साउंड प्रोमिनेंट आएगी, क्योंकि हिंदी में तो हमें ट ड साउंड्स को बोलना होता है। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो सीखना चाहे, जैसे BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये कॉल सेंटर्स, इनमें जो आउटबाउंड प्रोसेस में होते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज को डील कर रहे होते हैं, उनको उनका एक्सेंट सिखाया जाता है, उन्हें कॉपी करना सिखाया जाता है, उन्हें बोला जाता है, बोलो आई टोल्ड यू दैट, आई टोल्ड यू। तो ये टोल्ड, इसको एक्सेंट कहेंगे, एंड
टोल्ड, TOLD का सही उच्चारण है, उसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। सो हम सबको इंडिया में रहते हुए कोई भी एक्सेंट सीखने की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल न्यूट्रल एक्सेंट से इंग्लिश बोलें, बस हमारे प्रोनाउंसिएशंस करेक्ट हो। और विदेश में कहीं हम रह रहे हैं तो नेचुरली हम एक्सेंट को पिक करना शुरू कर देंगे, और उसके लिए हमें स्पेशल कोई अडॉप्ट कर लेंगे। अडेप्टेबिलिटी स्किल्स होते हैं, हम सुन के उसे अपने अंदर ढाल लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया सर। इसी में मैं एक क्वेश्चन और जोड़ना चाहूंगा। दो शब्द हैं, these can be asked और these can be told as buzzwords। तो वो दो buzzwords हैं सर, सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। इनमें कई बार हम लोग बहुत कंफ्यूज भी होते हैं, और चाहे वो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेस हो, चाहे इंटरव्यू स्किल्स डेवलपमेंट के कोर्सेस हो, हर जगह कम्युनिकेशन स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स का बहुत चर्चा होता है। तो इनके बारे में हमें बताइए कि ये है क्या। तो मैं इसको कोशिश करूंगा और सरल तरीके से बताऊं जी। कम्युनिकेशन का हम मीनिंग समझते हैं कि जब हम अपनी कोई बात अपने से किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहें और वो उसे इफेक्टिवली पहुंचा पाए, यानी कि कम्युनिकेशन हम 3 तरीके से करते हैं। वन इज रिटन कम्युनिकेशन, लिख के, हम जैसे ईमेल, वेबसाइट, हैंड रिटन या फिर ब्रोशर वगैरह। अब हम बात करते हैं, ये हुई रिटन कम्युनिकेशन, एक हुई वर्बल, बोल के, जैसे इस समय मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, आप मेरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और तीसरी हुई नॉन वर्बल, यानी कि हम बिना बोले एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, जिसका मतलब बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स माने कि इशारे, और इनफैक्ट वॉइस की टोन। हम वॉइस की टोन को यूज करते हैं अपने दुख या खुशी बताने के लिए। और जब हम इन सभी कलाओं को मास्टर कर लेते हैं, बेहतर बना लेते हैं, तो वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स हमें सिर्फ जॉब में ही नहीं चाहिए, हमें अपने पर्सनल रिलेशंस को भी इंप्रूव करने के लिए चाहिए। आज सबसे ज्यादा सभी लोगों के एक दूसरे से डिस्टर्ब्ड रिलेशंस ही हैं। शायद वो अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा नहीं पाते या अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तभी हम देखेंगे कि आज लिसनिंग की हैबिट बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और बोलने की हैबिट सबसे ज्यादा है, यानी कि हर कोई चाहता है हमें सुनो, पर वो सुनना कम चाहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर लिसनिंग स्किल्स भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अब इसी को मैं सॉफ्ट स्किल से कंपेयर करूंगा। सॉफ्ट स्किल एक बहुत बड़ा एम्बिट है, बहुत बड़ा घेरा है, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी आता है। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पीपल मैनेजमेंट स्किल्स। आप कहीं पे भी जाएंगे दुनिया में, कहीं पे भी जॉब करेंगे, इट्स ऑल अबाउट पीपल मैनेजमेंट। आप अकेले सब कुछ खुद नहीं कर सकते, आपके साथ टीम होगी, जूनियर होगा, सीनियर होगा एंड सबऑर्डिनेट्स होंगे। आप उनके साथ घुल मिल के, खुशी से, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके, अपने बिहेवियर से अगर अच्छा काम कर ले जाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, आपको फील गुड फैक्टर होगा। इसको पीपल्स स्किल्स कहते हैं। यानी कि सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज कहती हैं उसमें सॉफ्ट स्किल्स की कमी है। सॉफ्ट स्किल्स होते हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड, अपनी पर्सनल एट्रीब्यूट से रिलेटेड। आपका सोशल बिहेवियर क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है बात करते टाइम, आप किस तरीके से अपनी बात को सामने वाले को कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कॉर्पोरेट में अक्सर कहा जाता है, जब भी लोग अपनी जॉब छोड़ते हैं तो कभी भी अपनी कंपनी की वजह से नहीं छोड़ते, अपने इमीडिएट बॉस की वजह से छोड़ते हैं। बिल्कुल। दैट मीन्स उनका बॉस उन्हें शायद कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा कि मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं तुम्हें लीड करूंगा। शायद वही एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस होता है। और जब हमारे सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव होते हैं तो हमें पेशेंस बहुत आ जाता है कि नहीं, ये इश्यूज हैं, हो जाएंगे ठीक, थोड़ा समय लगेगा मुझे एडजस्ट करने में। और ये पेशेंस स्किल्स वीक होने की वजह से इंसान हर 6-8 महीने, 8-10 महीने, 1 साल के अंदर नौकरियां बदलता रहता है, विच इज नॉट राइट। तो हमें दोनों ही स्किल्स पे मेहनत करनी है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे और हमें अपने सॉफ्ट स्किल्स पे। और सॉफ्ट स्किल्स धीरे धीरे कुछ अनुभव के साथ आते हैं, कुछ हम दूसरे को ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं और किसी से हम मेंटोरशिप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई हमें सिखा रहा है तो हम उसे खुशी से सीख सकते हैं, तो खुश रह के हम काफी सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड
सॉफ्ट स्किल्स, और ये हमें अपने पर्सनल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी के लिए, दोनों के लिए ही जरूरी है। बहुत अच्छे से समझाया सर आपने। सर यहाँ पर एक और मुद्दे को मैं लेके आना चाहूंगा, दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी। रोजगार का एक मुद्दा जो हमेशा से बहुत रेलेवेंट रहा है और बहुत गर्म रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आज का यूथ किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहा है और किन स्किल्स की उन्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता है जो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी में उन्हें मदद करेगी? शायद मुझे कभी प्लेटफॉर्म मिले यूथ से बात करने का, वैसे तो मिलता है। इट इज द प्लेटफॉर्म सर, इट इज द प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। वी कनेक्ट टू अ लॉट ऑफ यू। ग्रेट। सो व्हेन वी टॉक कि आज का यूथ प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ फेस कर रहा है, एक्चुअली आप देखेंगे आज मैं यूथ को कैटेगराइज और जनरलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि एक सेक्शन ऑफ द यूथ है वो हाईली फोकस्ड है, उसे पता है उसे क्या करना है और कैसे करना है, और वो शायद अपने सिंगल अटेम्प्ट्स के अंदर अपने गोल्स को अचीव करता ले जाता है। दैट मीन्स दे आर फोकस्ड। पर बाय एंड लार्ज काफी ज्यादा लोगों की बात हम करें तो शायद आज हम उस दुनिया में जी रहे हैं जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया है, यानी कि हम चाहते हैं चुटकी बजाते ही सब कुछ हो जाए, है ना। जैसे हमने ऐप दबाई तो ऐप डाउनलोड हो गई, हमने इनफैक्ट मैसेंजर दबाया तो व्हाट्सएप मैसेंजर हो गया, वगैरह वगैरह। पर हम उस एप्स की इतनी सारी दुनिया में जी रहे हैं कि हम रियलिटीज को फेस नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स जब हम इंस्टेंटली सब कुछ चाहते हैं तो आज के यूथ में सबसे पहले पेशेंस स्किल्स बहुत कम होते जा रहे हैं। बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए और ये भी ना सोचते हुए कि वो उसके लिए डिजर्विंग अभी नहीं है। दैट मीन्स हम डिजर्व करेंगे तभी तो डिजायर करेंगे। और शायद ये एक स्किल सबसे पहले शायद एजुकेशन सिस्टम को, पेरेंट्स को, हम जैसे इंस्टीट्यूट्स को उनके अंदर पहले इंस्टिल करना होगा कि पेशेंस एक इंपॉर्टेंट स्किल है। सबसे पहले आपको इनफैक्ट जॉब जो भी मिल रही है पहले जॉब करिए, राइट। कुछ हजार मिल रहे हैं करिए, राइट, सो दैट लर्न समथिंग। लर्न करने के बाद आपका जो भी फ्यूचर गोल है आप बिल्कुल उसे करिए, लेकिन इस बीच में जिस जगह को आपने ज्वाइन किया है उसके प्रति भी ईमानदार रह के कम से कम अपने स्किल्स को, लर्निंग स्किल्स को डेवलप करिए। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला है फोकस। फोकस के ऊपर वर्क करना सबसे ज्यादा जरूरी है यूथ को। और उसके साथ साथ इनफैक्ट इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूंगा कि उसके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रोवाइज करना, ये सबसे बड़ी जरूरत है। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं, मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं तो मान लीजिए अगर जॉब का क्राइटेरिया ये बॉटम है और मान लीजिए जिन्होंने जॉब देनी है उन्होंने क्राइटेरिया इतना बना रखा है कि कैंडिडेट, मैं किसी भी लेवल के कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, इतने लेवल पे कैंडिडेट होगा तो हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे जी। आज की इस भागती दुनिया में उन लोगों ने अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया को इतना कर दिया है, इतना भी होगा तो हम ले लेंगे। अब कोई यहाँ से थोड़ा इतना तो है, बिल्कुल थोड़ा तो उठे, क्योंकि वो तो उन्हें पता है दे आर गोइंग लिटिल डाउन। सो आई स्ट्रांगली फील अगर वो फोकस पहले अपने फोकस को क्लियर करें कि रिलेशनशिप बनाने में किसी से इनफैक्ट कोई चीज प्राप्त करने में एक समय लगता है, एक दूसरे का दिल जीतना होता है। इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग हैज इट्स ओन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और जैसे बाबा रामदेव जी ने भी कहा कि करने से होगा तो करते रहना पड़ेगा करते रहना पड़ेगा। दैट इज सो ट्रू। तो हम कम्युनिकेशन स्किल्स भी अगर सीखें, पेशेंस रखें, हमेशा पॉजिटिव बातें करें, आएगा आएगा, होगा, अच्छा होगा, क्योंकि इस वजह से उनकी लर्निंग का कर्व भी थोड़ा नीचे आ जाता है। मैं बाय एंड लार्ज सब लोगों की बात नहीं कर रहा, लर्निंग के टाइम पे भी वो जॉब्स में भी अपने सीनियर से लर्निंग उतने अच्छे से नहीं कर पाते बिकॉज वो कंपैरिजन स्ट्रेचर में आ जाते हैं। नहीं, फोकस सर जब लर्निंग से ज्यादा रिजल्ट पे आ जाता है तो मेरे ख्याल से फोकस लूज होगा। और वेरी वेल सेड आपने। जी जी जी। रिजल्ट मेरे ख्याल से बाय प्रोडक्ट है लर्निंग का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर हम रिजल्ट सोच के करेंगे तो डेफिनेटली अचीव करना चाहिए, बट लर्निंग एक पेशेंस और एंजॉयबल प्रोसेस है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। नहीं, वेरी वेल सेड। जैसे आपने कहा भी सर कि डिजर्विंग बनिए, डिजायर तो हम करेंगे ही, तो इट इज रियली गुड। सर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दो स्कूल ऑफ थॉट है सर,
एक स्कूल ऑफ थॉट है कि हमारी जो भी पढ़ाई है वो चाहे आईआईटी की हो, चाहे आईएम्स की हो, जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की सिलेबस हैं, चाहे कानूनी दस्तावेज है, चाहे गवर्नमेंट के कामकाज की लैंग्वेज है, यहाँ तक कि लिटरेचर है, वो सब हमारी अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए, जिससे कि हमारी लैंग्वेज फ्लरिश करे। और एक तरफ दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो थोड़ा ग्लोबल सोचता है और वो कहता है कि हमारी भी लैंग्वेज बाहर जाए और बाहर की भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हम सीखें। तो इन दो धड़ों के बीच में हमेशा आपस में एनकाउंटर होते हैं ये दोनों धड़। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं इस पे अपना विचार दूं तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हमारी हायर स्टडीज जो कि सब कुछ इंग्लिश में है वो हमारी ही रीजनल लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जो इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता है हायर स्टडीज में। दैट मीन्स हमारी जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी हमारी ही रीजनल लैंग्वेजेस में हो, तो शायद हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, हमारी लैंग्वेज जो भी रीजनल टंग या जो भी इनफैक्ट मदर टंग है वो प्रमोट होगी। इसके साथ साथ मेरा एक बात और मानना है, क्योंकि अब हम ग्लोबल वर्ल्ड में हैं, यानी कि अब हम सिर्फ एक जगह नहीं बैठे रह सकते। आज हम ऑनलाइन की दुनिया में आ चुके हैं। दैट मीन्स अगर ऑनलाइन में अगर कोई व्यक्ति फ्रांस से है, यानी कि अगर मैं बात करूं अगर वो फ्रांस से है और उसे अपनी फ्रांस की नॉलेज को किसी को ट्रांसमिट करना है अमेरिका में या किसी और कंट्री में, तो शायद उसके पास एक लिंक लैंग्वेज होनी जरूरी है, जिसको हम कहेंगे लिंगुआ फ्रैंका, जो कि अभी तक इंग्लिश ने ही उसका स्टेटस एंजॉय किया है। Can you call it a universal language? It is the link language जो वर्ल्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। बिल्कुल। हाँ, हम अपनी ही लैंग्वेज को प्रमोट करें, चाइना ने किया, रशिया ने किया, राइट? इन लोगों ने किया है और इन्होंने सक्सेसफुली किया भी है, इनकी हायर स्टडीज भी उसके अंदर है। लेकिन जब हमें वर्ल्ड से कनेक्ट करना है तो वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए हम सबके पास एक लैंग्वेज तो होनी चाहिए, और जब वो लैंग्वेज होगी उस हिसाब से डेफिनेटली इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज का काम करे, उसके अंदर हम अपना कम्युनिकेशन अच्छा करें और लैंग्वेज सीखने में ना ही कोई शर्म आनी चाहिए और ना ही कोई कंपैरिजन होना चाहिए, और कोई भी एज ग्रुप हो कुछ भी चीज सीखते टाइम हमें बहुत हैप्पी रहना चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई फील कि बिल्कुल अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को हमें प्रमोट करना चाहिए, बट हमें ये भी सोचना होगा कि हमें वर्ल्ड से कनेक्ट होना है। वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए कोई भी एक लिंक लैंग्वेज, जो अभी तक तो डेफिनेटली इंग्लिश ही वो स्टेटस एंजॉय करती है और वही रहे अच्छा है, बाकी कोई और लैंग्वेज हो गुड टू गो, हम वो भी सिखाना शुरू कर देंगे। बहुत उम्दा सर, बहुत उम्दा सर। मुझे लगता है कि शायद हम दोनों ने मिलकर एक अच्छा लर्निंग सेशन तैयार किया अपनी ऑडियंस के लिए, और बाकी मैं ये भी बताना चाहूंगा अपनी ऑडियंस को कि बहुत जल्दी हम ACL के साथ कोलैबोरेट करके मेंटोर्स एंड मास्टर कई लर्निंग, कई नॉलेज सेशंस लेके आएगा। व्हाट डू यू थिंक सर? इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर और मजा आएगा। I am excited if I can contribute something like that. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So thank you so much मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। It was really good. Thank you so much. Thank you to you and thank you to the team of your organization. Thank you so thanks to the lovely audience who will be gaining some benefit out of this interview. A lot of benefits, I hope so. Thank you so much. हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, हमारा पेज लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।